हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 13 एसी सर्किट और आज उसका लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। तो बच्चों, टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं आपको रेजोनेंस क्या होता है जरा बता दूं। ऑलरेडी हमने रेजोनेंस आई थिंक सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्टडी किया था, ऑसिलेशंस में स्टडी किया था रेजोनेंस। आज हम लोग वापस उसको पढ़ेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। बट ये इलेक्ट्रिक रेजोनेंस है, वो जो था एक मैकेनिकल रेजोनेंस था, उसमें वाइब्रेशंस पे वो टोटल डिपेंड करता था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। जैसे ऑसिलेशंस देखा इसके पहले, तो अभी रेजोनेंस उसी से रिलेटेड है, ऑसिलेशन भी वेव से रिलेटेड है, तो सेम अभी रेजोनेंस भी वेव से ही रिलेटेड है। कैसे देखो तो बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होता है। देखो, रेजोनेंस की बात करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक स्विंग का एग्जाम्पल देती हूँ। हमें पता है कि मान लो ये एक ऐसा स्विंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा लड़का बैठा है स्विंग के ऊपर। हम लोग उसको झुला रहे हैं ऐसे। तो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, स्विंग अभी यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने उसको धक्का दिया, धक्का देने के बाद वो स्विंग यहाँ पे जाएगा। आपने एक ही बार उसको फोर्स लगाया, आपके फोर्स की वजह से स्विंग यहाँ जा रहा है, एंड देन उधर से वो इधर भी तो आता है, राइट। यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं है, फोर्स बस हम इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कौन सी रहेगी? दैट इज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कौन सी रहेगी? एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। अभी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्विंग इधर गया, लेकिन उसका खुद का फोर्स कौन सा है? दैट इज नेचुरल फोर्स। ये स्विंग का फोर्स कौन सा है? नेचुरल फोर्स। और उसके फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन से वापस इस डायरेक्शन में आएगा। तो उसकी जो खुद की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके। एंड जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनो, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, इसका मतलब क्या? इक्वल होती है। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल होती है तब क्या होता है? ये स्विंग सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है। देखो, स्विंग पहले बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड लेता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, राइट ना। तो जब उसका एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा रहेगा, ये वाला, वो तब क्या बोलेंगे हम लोग कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगी? एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी। और इसी चीज को जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है हमें, उस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था अपना मैकेनिकल रेजोनेंस। लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। और इस बार हम इलेक्ट्रिक रेजोनेंस किसका देखने वाले हैं? एलसीआर सर्किट का एंड एलसी ऑसिलेशंस का, दोनों का इलेक्ट्रिक रेजोनेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बस इतना याद रखो, रेजोनेंस का मतलब होता है व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एट दैट टाइम the body vibrate with maximum amplitude, and that maximum amplitude is called as, this phenomenon is called as resonance, इसको कहा जाता है। और इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। पहले एम्पलीट्यूड कम, फिर वापस एकदम मैक्सिमम होगा, फिर वापस धीरे धीरे कम होगा। मतलब स्विंग इनिशियली थोड़ा एम्पलीट्यूड लेगा, फिर बड़ा लेगा, बहुत बड़ा लेगा, और उसके बाद वापस वो थोड़ा होके कहाँ पे आएगा? जीरो पे आएगा। तो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम इंक्रीज होगा, वापस जीरो होते वो कहाँ पे आएगा? जीरो पे आएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ अगर हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार हमें उसका ग्राफ मिलता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का डिटेल में, उसका डेरिवेशंस भी है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीरीज रेजोनेंस, रेजोनेंट बोला जाता है इसको, एंड दूसरा है पैरेलल रेजोनेंट। अब उनके नाम में ही उनका मीनिंग है। देखो, सीरीज रेजोनेंट मतलब क्या? हमने पहले एलसीआर सर्किट स्टडी किया था, उसमें क्या था? इंडक्टर, देन कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, ये तीनों क्या थे? सीरीज में। एंड देन उसको कनेक्ट किया था एसी सर्किट के साथ, राइट ना, LCR, ये सीरीज का सर्किट था। तो इसका जो रेजोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे सीरीज। उसके बाद हमने LC ऑसिलेशन स्टडी किया, उसमें हमने क्या देखा? एक इंडक्टर था,
और उसको ही हमने पैरेलल में किसको कनेक्ट किया, कैपेसिटर से कनेक्ट किया। तो ये पैरेलल है दोनों L एंड C, और फिर इसको हम किसको कनेक्ट करेंगे, AC सर्किट को कनेक्ट करेंगे, और ये ऐसा जो रहेगा उसका जो रेजोनेंट क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे पैरेलल रेजोनेंट। तो दोनों के डेरिवेशंस हमें देखने हैं, दोनों में करंट क्या होता है वो देखना है, दोनों का कंपैरिजन हमें करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज का, उसके बाद देखेंगे पैरेलल का। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं सीरीज LCR रेजोनेंट सर्किट। उसमें हमने पता है कि हमें तीन L को, C को एंड R को, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। अब देखते हैं इसका इम्पीडेंस क्या होगा। आपको पता है ना, इसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू √R²। इसी के ऊपर बेस्ड हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। मतलब हमें एक्सप्रेशन निकालना है किसका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये पूछा जाता है। तो हमें क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी का। तो देखो उसके लिए हम लोग ये डेरिवेशन देख रहे हैं। तो अभी इसमें जो Z होता है वो कितना होता है, R² इज इक्वल टू प्लस XL माइनस XC होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट ना। तो ये XL यहाँ पे क्या होता है, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L एंड XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc। इसको ऑलरेडी हमने देखा है इसके पहले। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πfL एंड ओमेगा यहाँ पे भी क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला पुट करने के बाद हमें मिलेगा 2πfc। अब मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है। देखो मान लो एट लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखती हो एट लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो XL क्या होगा, कम होगा, मतलब निग्लिजिबल होगा। इसको हम बोलेंगे निग्लिजिबल। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये कम हो गया, तो ये पूरा वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू कम होगा, मतलब XL कम होगा। और यहाँ पे देखो उल्टा होगा, F नीचे है, ये कम होगा तो ये रेशो बढ़ेगा। रेशो बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा, XC बढ़ेगा। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी लो होगा तब XL निग्लिजिबल होगा, लेकिन जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, इट इज वेरी हाई। ओके, ये बात आपको लिखनी है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं एज वी इंक्रीज, अब क्या होगा, देखो यहाँ लो फ्रीक्वेंसी है तो ये दोनों निकलेंगे, लेकिन अभी हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन उस वक्त क्या होगा, XL इंक्रीज होगा लेकिन XC क्या होगा, डिक्रीज होगा। That means inductive reactance increases. आप बोलो if we increase the frequency then inductive reactance increases and capacitive reactance decreases. लेकिन कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, एट सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने देखा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह एट सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमें ये दोनों फैक्टर इक्वल मिलेंगे। हमेशा ऐसे नहीं होगा कि ये दोनों कम ज्यादा होंगे, एक फ्रीक्वेंसी पे क्या होंगे, ये दोनों फैक्टर इक्वल होंगे। तो उस फैक्टर में हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब 2πfL इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2πfc आएगा, 2πfc। एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो बच्चों ये ओमेगा को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बनेगा, ω² बनेगा। हमें F निकालना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये ω² बनेगा और ये क्या बनेगा, L इधर शिफ्ट किया तो 1/LC बनेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2πfc, 2πf है होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/LC। अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मुझे F चाहिए, 2π को भी हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे, F चाहिए, तो यहाँ पे मिलेगा 2πf, मैंने स्क्वायर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा LC का, ठीक है। देयरफॉर मुझे F ही चाहिए ना, तो F एज इट इज रखो, ये जो 2π है उधर, उसको उधर शिफ्ट कर दो, ये बनेगा 2π√LC। देखो ये जो फॉर्मूला मिला हमें, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। किसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR
सीरीज LCR सर्किट, उसकी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। देखो क्या किया, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, पहले लो फ्रीक्वेंसी पे निग्लिजिबल था एंड ये वेरी हाई था, फिर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गए तो क्या होगा, XL इंक्रीज होगा, XC डिक्रीज होगा, और किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों को इक्वल दिखाया, ओमेगा स्क्वायर लिया, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 2πf पुट किया, हमें f चाहिए था तो f रखा, बाकी सभी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दिया। बहुत सिंपल, राइट। अब आगे हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे करंट क्या होगा। देखो पहले मैं इसको रफ करती हूँ, उसके बाद देखते हैं करंट मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। अब देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि XL इज इक्वल टू क्या है, XC है, तो हमें जो इम्पीडेंस मिलता है उसमें ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये दोनों भी इक्वल है, तो ये दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो Z इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, बस R स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R मिलेगा। मतलब जितना भी इम्पीडेंस है दैट इज इक्वल टू क्या है, R है। इसका मतलब क्या, अभी देखो यहाँ पे इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ही नहीं। अगर ये दोनों नहीं है तो उन दोनों का अपोजिशन कम हो गया, अगर इन दोनों का अपोजिशन कम हो गया तो हमें पता है I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है E0 डिवाइड बाय Z। तो यहाँ पे E0 डिवाइड बाय Z है, अगर ये Z एंड R इक्वल है, मतलब ये Z इज इक्वल टू R मिल रहा है, ये बहुत ही कम है। इम्पीडेंस क्या है यहाँ पे, इम्पीडेंस इज वेरी लो, इम्पीडेंस इज मिनिमम, क्योंकि ये दोनों फैक्टर निकल ही गए तो इम्पीडेंस क्या हुआ, मिनिमम हुआ। इम्पीडेंस इज लो, इम्पीडेंस लो है, इसका मतलब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है, इसका मतलब करंट क्या होगा, दैट मीन्स करंट इज मैक्सिमम। तो आपको ये बात याद रखनी है कि LCR रेजोनेंट सर्किट में करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि Z इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। समझ में आया? देखो सीरीज LCR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने स्टडी की, FC इज इक्वल टू क्या होती है, 1/2π√LC। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC है, इसका मतलब इम्पीडेंस बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि ये पूरा फैक्टर 0 बन गया, अपोजिशन ही नहीं रहा, सिर्फ रेजिस्टेंस का अपोजिशन है जो कि बहुत कम है। सो Z इज इक्वल टू यहाँ पे हमें R मिलता है, तो इम्पीडेंस बहुत ही कम है। इम्पीडेंस कम है तो I का जो फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई Z, वो कम है, ये कम है, उसकी वजह से करंट का मैक्सिमम है। तो करंट मैक्सिमम यहाँ पे हमें मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसी से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लोग देखते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, तो इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, रेजोनेंस कब ऑकर्स होता है, व्हेन XL इज इक्वल टू क्या होता है, XC होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, FR इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2π√LC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को FR भी बोला जाता है। यहाँ पे इम्पीडेंस मिनिमम है एंड सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। करंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, करंट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। व्हेन अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फेड टू इट एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी FR। आप कितनी भी फ्रीक्वेंसीज उसको दो, ये एक ही फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करेगा, कौन सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड रिजेक्ट द अदर फ्रीक्वेंसीज। द करंट इज मैक्सिमम फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। इसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन पूछा जा सकता है आपको सीरीज का एंड पैरेलल का। तो ये था सीरीज सर्किट। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंट का पैरेलल सर्किट क्या होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे। उसका भी फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसका भी फ्रीक्वेंसी निकालना है। दोनों का फ्रीक्वेंसी का एक सेपरेट डेरिवेशन है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी हम देखते हैं पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पे मैंने L एंड ये C कनेक्ट किया, यहाँ पे AC वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना है, E0 sin ओमेगा t। तो ये करंट यहाँ से पास हुआ, यहाँ से जाने के बाद वो इधर गया, वापस यहाँ से आने के बाद यहाँ कंबाइन हुआ, ठीक है, ये करंट पास हुआ। तो हमें पता है इन दोनों का करंट का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। हमें पता है यहाँ पे करंट जो है I कितना है, I इज इक्वल टू, ये मान लो IC, ये IL है, ये IC है, दोनों की एडिशन है, राइट ना, IL। तो ये दोनों की एडिशन करके हमें कितना मिल रहा है, I मिल रहा है, IC प्लस IL। तो बच्चों कैपेसिटेंस करंट कितना होता है आपको पता है, हमने कैपेसिटेंस का AC सर्किट का डेरिवेशन देखा था। तो उसमें हमने देखा है कि कैपेसिटेंस का जो करंट है वो लीड करता है कितना, π/2 फेज से। मतलब IC कितना होता है, दैट इज E0 अपॉन XC इंटू साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है। एंड आई एल कितना होता है, E0 अपॉन एक्स एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हमने देखे, तो ये दोनों फॉर्मूलेज के इसके अंदर पुट कर दो तो क्या मिलेगा, देखो दोनों को मैंने पुट किया तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई सी क्या है, E0 डिवाइड बाय एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस E0 अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओके, अब देखो दोनों में कॉमन चीजें हैं, उनको बाहर निकालो। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू को हम माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, अलाइड एंगल्स, तो दैट इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय एक्स सी, इसको हम माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, प्लस E0 डिवाइड बाय एक्स एल, इसको हम प्लस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में हमने स्टडी किया है। अब इन दोनों में से E0 एंड कॉस ओमेगा टी दोनों भी कॉमन निकल सकते हैं, तो E0 मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स सी, माइनस साइन आएगा क्योंकि इसको माइनस साइन है, प्लस 1 अपॉन एक्स एल, और ये कॉस ओमेगा टी भी मैंने बाहर निकाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो E0 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स एल माइनस 1 अपॉन एक्स सी, तो 1 अपॉन एक्स सी की जगह पे हम लोग ओमेगा सी लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन एक्स एल की जगह पे 1 अपॉन ओमेगा एल लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू E0 इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन एक्स एल मतलब क्या, सॉरी अलाइड एंगल्स 1 अपॉन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या होता है, प्लस होता है, और ये माइनस होता है, तो ये यहाँ पे माइनस गलती कर दी मैंने, एंड ये एक्स सी है, ये एक्स एल है, याद रखो कॉस ओमेगा टी। तो देखो 1 अपॉन ओमेगा सी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एक्स सी क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो अगर मैंने इसको उल्टा किया मतलब 1 अपॉन एक्स सी लिखा तो ये क्या बनेगा, ओमेगा सी बनेगा, मतलब इसकी जगह पे 1 अपॉन एक्स सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी लिख सकते हैं, माइनस एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है, तो इस एक्सएल की जगह पे हम ओमेगा एल लिख सकते हैं, तो ये बनेगा कॉस ओमेगा टी। इसको खुद डिराइव करके देखो, हाँ आप लोग देखो इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। अब यहाँ पे E0 इज इक्वल टू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल लिखा, ये है I0। अब मान लो मैंने ये पूरा फैक्टर जो है 0 पुट किया, ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल, मान लो ये पूरा फैक्टर 0 है, मतलब इंडक्टेंस का एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस टोटली 0 है, ये दोनों इक्वल है, ऐसे मान के चल रहे हैं ना कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर ये 0 बन गया तो पूरा टर्म क्या बनेगा, 0, राइट ना, ये 0 बना तो ये पूरा टर्म बनेगा 0, तो I0 हमें क्या मिलेगा, दैट इज 0, ये हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे जो हमें करंट मिलता है वो मिनिमम मिलता है, इससे हमें पता चलता है करंट क्या है, मिनिमम है। अब यहाँ पे हमें देखना है फ्रीक्वेंसी का, अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं निकाला, ये अब बस हमने करंट कितना रहेगा। देखो सीरीज में करंट क्या था, मैक्सिमम था, लेकिन इसमें करंट क्या है, मिनिमम है। अब देखते हैं इसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा। आप पहले इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। आपको समझ में आया ना क्या किया, I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई एल लिया, आई सी क्या है, एसी सर्किट कैपेसिटेंस का, उस पे से ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आई एल क्या है, इंडक्टेंस का एसी सर्किट, दोनों को कंबाइन किया तो E0 डिवाइड बाय एक्स सी मिला, ये इसकी जगह पे हम कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, इसकी जगह पे माइनस साइन ओमेगा टी लिखेंगे, अलाइड एंगल्स है वो। तो ये E0 एंड कॉस ओमेगा टी कॉमन निकाला, दोनों को माइनस किया, इसकी जगह पे उनका ओमेगा का फॉर्मूला पुट किया, ये पूरा टर्म यहाँ पे इक्वल होते हैं इंडक्टिव एंड कैपेसिटी एट पर्टिकुलर लेवल, उस वक्त करंट क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। अगर ये दोनों, इसकी एनर्जी दोनों भी इक्वल है तो करंट क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, मतलब मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मिनिमम करंट हमें मिलेगा एट पर्टिकुलर स्टेज। ओके, अब हम निकालने वाले हैं उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पे दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो बच्चों अभी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो हमें पता है ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल हमने क्या लिया, 0। इसका मतलब ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन ओमेगा एल बनेगा। तो ओमेगा इधर पुट शिफ्ट करो तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये सी इधर पुट किया तो एल सी, वही फॉर्मूला आता है देखो।
2 पाई एफ होल स्क्वायर आएगा 1/LC। अगर इसका स्क्वायर निकाला तो ये हमें मिलता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/√LC। 2 पाई को इधर शिफ्ट करो तो एफ इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2 पाई √LC। ये हमें मिली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की, बस यहाँ पे दोनों का करंट जो है सीरीज में मैक्सिमम होता है एंड पैरेलल में मिनिमम होता है। दोनों का डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। तो देखो अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके बाद दोनों के ग्राफ देखेंगे। तो बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है। रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन XL इज इक्वल टू XC। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। इसमें भी सेम है ना, रेजोनेंट कब ऑकर होता है, XL इज इक्वल टू XC रहेगा। इसका इंपीडेंस मैक्सिमम है, उसकी वजह से करंट क्या है, मिनिमम है। एंड व्हेन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर सेंट थ्रू पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इट ऑफर्स वेरी हाई इंपीडेंस टू द करंट ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे उल्टा है एंड रिजेक्ट्स इट, मतलब यहाँ पे बस वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही हाई करंट रखेगा, हाई इंपीडेंस रखेगा, हाई इंपीडेंस नॉट करंट, एंड बाकी की फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। इट अलाउज द करंट ऑफ द अदर फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू इट। यहाँ उल्टा है, देखो अदर फ्रीक्वेंसीज का करंट वो पास करेगा, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी का है वो उसको पास नहीं करेगा। हेंस कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट। इसको क्या कहा जाता है, रिजेक्टर। एक्सेप्टर सर्किट में क्या था कि बाकी की फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, बस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ही वो करंट पास करता है, तो इसीलिए उसको एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। बट यहाँ पे क्या है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको वो इम्पीडेंस हाई रखता है और करंट लो रखता है, बाकी की फ्रीक्वेंसीज में वो करंट पास करता है, इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था पैरेलल एंड सीरीज का। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे मिलेगा। देखो पहले देखते हैं सीरीज का। सीरीज का ग्राफ हमने देखा क्या है कि इसमें क्या होता है, आई मैक्सिमम होता है। तो देखो ये रहा आपका करंट, वाई एक्सिस पे करंट लेंगे एंड फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गए तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एट मैक्सिमम लेवल पे हमें मिलेगा। तो रेजोनेंट पे, रेजोनेंट ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी फिर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें करंट कितना मिल रहा है, आई मैक्सिमम मिल रहा है। तो सीरीज का ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा। बट पैरेलल में उल्टा होगा। पैरेलल में क्या होगा, इनिशियली ये फ्रीक्वेंसी, इनिशियली क्या होता है, ग्राफ उसका उल्टा मिलता है, मतलब इनिशियली करंट कम होता है, कम होता है, कम होता है एंड वापस बढ़ता है। तो जो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें करंट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ये रहा आई। तो ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये पैरेलल का ग्राफ होगा। यहाँ आई क्या है, मिनिमम फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ आई क्या है, मैक्सिमम फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ का नेचर भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बच्चों अभी इसी से रिलेटेड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो ये टॉपिक खत्म होगा एंड ये चैप्टर ही खत्म होगा। तो इसका न्यूमेरिकल देखो क्या है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन पिकोफैरेड। पिकोफैरेड में वैल्यू फाइंड करनी है, which will make 101.4 microhenry inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz। देखो गिवन लिखो पहले, गिवन इंडक्टेंस दिया है 101.4 माइक्रो हेनरी, मतलब 101.4 इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरी। उसके बाद कैपेसिटेंस दिया है, सॉरी फ्रीक्वेंसी दी है एफ, कैपेसिटेंस तो निकालना है 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10⁻⁶ हर्ट्ज। मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶, एंड आपको निकालना क्या है, सी निकालना है। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करो, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। अभी देखो वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे इसका। एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू LC। तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें C निकालना है। C को इधर शिफ्ट करो, ये बनेगा 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू एफ स्क्वायर। C को इधर शिफ्ट किया, एफ स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, वैल्यू पुट कर दो 1/4 इंटू 3.14 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू L। L कितना है, 101.4 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड
f कितना है 10⁶, उसका स्क्वायर है, तो ये कितना बनेगा 1/4 इंटू 3.14 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 101.4। ये 10⁶ ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻+6 एंड ये बनेगा 10⁻12। ओके, हमें -12 ही चाहिए क्योंकि उनको वैल्यू पिको फैरेड में चाहिए, तो पिको की वैल्यू होती है 10⁻12, तो ये 12 है, उसको एज इट इज रखो -12। बाकी टर्म्स का कैलकुलेशन कर लो, 10⁶ डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 101.4 एंड ये 10⁻12 ऊपर जाके क्या बनेगा -12। तो इसका कैलकुलेशन आप लोग करो लॉग टेबल का यूज करके। डायरेक्टली मैं लिखती हूँ, आंसर क्या आता है देखो 2.498 इंटू 10⁻² एंड ये 10⁻12 एज इट इज। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि हमें -12 चाहिए, तो ये कितना बनेगा 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, मतलब 249.8 इंटू 10⁻12 मतलब 249.8 पिको फैरेड। ये हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिली। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था। और बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। होप सो आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। एसी सर्किट थोड़ा क्रिटिकल था, लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड किया तो कुछ भी वहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। इसका तुरंत मैं क्वेश्चन बैंक बना के दूंगी आपको। पूरा चैप्टर पहले पढ़ो, उसके बाद ही क्वेश्चन बैंक लर्न करो, अदरवाइज क्वेश्चन बैंक आपका लर्न नहीं होगा। सो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।